हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो हमारा चैप्टर है दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 हम लोग जो है देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि 1950 से 1990 में क्या क्या चीजें लाइक कैसा जो है हमारा इकोनॉमिक जो है सिस्टम रखा गया कि वी वुड बी लाइक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद में 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा। 5 ईयर प्लान्स के जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उन चीजों को हम लोगों ने समझा है एंड आई गेस कि आप लोगों को वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। अब हम लोगों ने जो अपने लास्ट पार्ट में देखा था वो बिल्कुल जनरलाइज था दैट पूरी इकोनॉमी के लिए जो है ये पर्टिकुलर प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली एक एक सेक्टर को पढ़ना। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट हम लोग स्पेसिफिकली जो अपना पूरा एम्फेसिस है, जो अपना पूरा फोकस है वो किस पर डालेंगे, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो देखते हैं कि 1950 से 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारी कंट्री का। We know 1947 के पहले एंड 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली तो हमें अपना एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा मिला था ये हम लोग अपने लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं। दैट इज लाइक वेरी सिंपल कि बहुत ही जो है स्टैग्नेंट पुअर ऐसा पर्टिकुलर जो है आपको अपना एग्रीकल्चर सेक्टर मिला था, बैकवर्ड। कोई भी जो है एक्सेस प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई न्यू जो है चीजें नहीं, ये सारी चीजें। अब इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या वेरियस प्रोविजंस बनाए, क्या वेरियस जो है प्लान्स एंड ऑल बनाए हैं वो हम लोग देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है कि 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली कैसा रहा है। So there was neither growth nor equity in the agriculture sector during the colonial rule। ये चीज तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि कॉलोनियल रूल में जो है कुछ भी अच्छा तो हुआ नहीं था। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें कोई भी काइंड ऑफ जो है ग्रोथ या इक्विटी कुछ भी हमें देखने को नहीं मिली थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज एक्सरसाइज्ड। लैंड टेन्योर सिस्टम थोड़ा सा वापस चले, क्या है, जमींदारी सिस्टम वाला। ठीक है, तो लैंड टेन्योर सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था। उसकी वजह से जो ऑलरेडी पुअर फार्मर्स थे उनका स्टेट और ज्यादा क्या हो रहा था, पुअर बन रहा था। ठीक है, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो मतलब हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, येट हमें जो है एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे वो इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। तो ये बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल चीज थी कि इतना ज्यादा जो है आपकी पूरी मतलब जो ऑलमोस्ट पूरी ही बोल सकते हैं हम 75-80% ऑफ जो पॉपुलेशन है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, येट हमारे पास में इतना एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं है। ठीक है, so the agriculture sector accounted for the largest share of workforce with approximately 70 to 75%. So agricultural development was focused right from the first 5-year plan। और इसीलिए ये सारी चीजों को देखते हुए ही जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है स्टार्टिंग से ही फर्स्ट 5-ईयर प्लान से ही जो है फोकस में रखा गया है कि कुछ कुछ चीजें बोली गई है। पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो ओवरबर्डन्ड है उस पर बर्डन कम करो, जो कुछ जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन उस पर एम्प्लॉयड है वो पॉपुलेशन को कम करने की जरूरत है। दूसरी चीज रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो क्या क्या जो है वेरियस रिफॉर्म्स लाए गए थे उन सबको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले लैंड टेन्योर सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस में जो है लैंड टेन्योर सिस्टम चलता था। बेसिकली इंडिया वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, द जमींदारी सिस्टम, द माहरवाली सिस्टम एंड द रोयटवारी सिस्टम। बेसिकली अगर हम बात करें तो इन सारे ही सिस्टम्स में क्या पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिली कि एक जो है लाइक जमींदार बोल दो आप या एक लैंडलॉर्ड है जो कि टीनेंट से, जो कि बेसिकली कल्टीवेट करते थे फार्मलैंड को, उनसे जो है चार्जेस लेते थे। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ लाइक फॉर मतलब एक सिंपल सा बोले अगर प्रॉपर टर्म्स बोले तो जो लगान है वो कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, सो इसकी वजह से जो है जो टीनेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनका बहुत ही ज्यादा जो है डिटोरिएशन हो रहा था
एंड जो है उनके लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली वो अपने जो पुअर स्टेट है उससे कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे थे, ऊपर आ ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज जो वो थोड़ा बहुत भी कमाते थे वो ये लैंडलॉर्ड्स ले जाते थे। ठीक है, तो ये प्री इंडिपेंडेंस चलता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया गया, इनको अबॉलिश किया गया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई है उस पर आते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स और द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या क्या जो है फीचर्स हमें देखने को मिले एग्रीकल्चर में, या फिर वी कैन से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। सो बिटवीन 1950 टू 1990 की बात करें, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ नॉलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। ठीक है, लोगों के पास में भी नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे जो है अपने इस पर्टिकुलर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कौन से सीड्स यूज करने से क्या होगा, कौन से पर्टिकुलर जो है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए। तो लोगों के पास में नॉलेज नहीं थी, तो इसकी वजह से जो है लो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिली। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज व्हाट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को आप बोल सकते हो एक काइंड से जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कि लोग इतने ज्यादा काम कर रहे हैं जितनों की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर काम है, उसको करने के लिए जो है इफेक्टिवली करने के लिए जो है 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसी एक काम को 20 लोग कर रहे हैं, तो वो कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना हो जाएगा, उसकी तो मैक्सिमम कैपेसिटी वो 10 पीपल। अब आप 20 कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में ही जो है आपको फॉल आउट दिखेगा, और तो और उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 20 लोगों में बांटना पड़ेगा। तो दिस इज द केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, की जरूरत से ज्यादा लोग का एम्प्लॉयड होना on a particular kind of work. So it refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. Very high incidence of disguised unemployment जो है that was seen in the agriculture sector. High dependency on rainfall. हमारा एग्रीकल्चर मेनली किस पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, आज भी डिपेंडेंट है, ऑल्दो नॉट जितना उस टाइम पर था, लेकिन आज भी है रेनफॉल पर डिपेंडेंट। बट उस टाइम पर तो प्रॉपर्ली पूरा ही रेनफॉल पर डिपेंडेंट था ना, उसके अलावा कोई मीन्स ही नहीं थे। तो अगर कभी ड्रॉट कंडीशन आ जाए तो मतलब समझ लो कि पूरा जो है आपके मतलब हमारी जो कंट्री में उसमें जो खेत है वो हमें बिल्कुल साफ दिखेंगे, कुछ भी नहीं उस पर हो रहा होगा। ठीक है, अगर फ्लड काइंड ऑफ कंडीशंस आ जाए, एवरीथिंग विल बी रूइंड ऑफ। ऑलराइट, सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स जो है ये भी जो है लो प्रोडक्टिविटी के रीजंस बन जाते हैं। सो ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, फार्मर्स डिपेंडेंट लार्जली ऑन रेनफॉल, देयर वाज मिनिमम ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन द ईयर that receives the least rainfall। ठीक है, जिस ईयर में रेनफॉल कम है या लीस्ट रेनफॉल अगर रिसीव हो रही है, तो इन दैट सेंस कि ये हमें देखने को मिल रहा था कि बहुत ही मिनिमम ग्रोथ हो रही थी उस सेक्टर में। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको यूज कर रहा है खुद ही के कंजम्पशन के लिए, मार्केट में सेल आउट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होने लगता है तो उसे हम कमर्शियलाइजेशन बोलते हैं। एंड अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप ही यूज कर रहे हो, आप ही के सब्सिस्टेंस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पर्टिकुलर चीज भी जो है या ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये भी जो है देखने को मिला है। सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर one's own use without any surplus for trade. There was also very high incidence of subsistence farming. अब इसकी वजह से अगेन ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ता है। ये अगर फूड प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कुछ प्राइस मिलेगा जो कि उस फार्मर को मिलने वाला है, फिर वो फार्मर उस मनी को यूज कर सकता है आगे उसका जो भी प्रोडक्शन रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग की वजह से भी जो है लो प्रोडक्टिविटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है दैट इज आउटडेटेड। ठीक है, बहुत ही पुरानी हो चुकी है, हम न्यू जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे थे। ठीक है, सो फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बाउंड देम टू देयर लैंडलॉर्ड्स। Landlords used to extract huge amount of interest from the farmers and deprive them of their necessities। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड्स है वो खूब सारा इंटरेस्ट, एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो
चार्ज करते थे जो कल्टीवेटर्स है या जो टीनेंट्स थे उनसे, और अल्टीमेटली जो है ये टीनेंट्स की जो लाइक पॉकेट था उस पर बहुत ज्यादा असर इसका पड़ता था, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट। ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो कि बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिले, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया, तो इसको ठीक करने के लिए व्हाट वर द पॉलिसीज फॉर ग्रोथ फॉर एग्रीकल्चर, इसे देखते हैं। तो पॉलिसीज को अगर देखा जाए तो ब्रॉडली दो वेज में डिवाइड किया गया। एक तो है लैंड रिफॉर्म्स में, कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए जाएंगे। सेकेंड थिंग इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इन दोनों ही चीजों को जो है हमें पढ़ना है। Involve change in ownership of land holding through abolition of intermediaries and land ceilings, and green revolution का क्या है, refers to large increase in production of food grains due to use of HYV seeds, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल जो है शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है। दोनों ही चीजों को डिटेल में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स पर। लैंड रिफॉर्म्स मेनली क्यों किए गए, ये जो ओनरशिप का कॉन्फ्लिक्ट था ना उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, और ये जो वेरियस लैंड टेन्योर सिस्टम चलते थे उसको अबॉलिश करने के लिए, ठीक है। So land reforms primarily refers to change in the ownership of land holding। इसका लाइक सिंपल सा मतलब क्या है कि जो ओनरशिप है लैंड होल्डिंग की उसको चेंज करना है। So there was a great need for land reforms in the country like India where majority of its population still depends on agriculture, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहीं पर डिपेंडेंट है ना, तो मेजॉरिटी लोगों का तो जो है वेलफेयर में काम करना ही पड़ेगा। Land reforms were needed to achieve the objective of equity in agriculture। Now agriculture में भी क्या सिस्टम है, there are some farmers जो कि बहुत ही wealthy है, there are some जो कि बहुत ही पुअर है। ये क्यों हो रहा है, किसी के पास में बहुत सारा लैंड है, किसी के पास में बहुत कम लैंड है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ठीक है। नाउ क्या किया गया लैंड रिफॉर्म्स में, तो सबसे पहले तो इंटरमीडिएरीज को अबॉलिश किया, ठीक है। पहले क्या था, ये आपकी गवर्नमेंट इन दी सेंस व्हील से कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट में जो भी हेड है वो इधर था एक आपका जमींदार, ऑलराइट, एंड फिर आते थे कौन आपके, फिर आते थे आपके जो टीनेंट्स है या फिर जिन्हें हम बोल सकते हैं जो आपके फार्मर्स हैं, वो लोग जो कि अल्टीमेटली प्रोड्यूस करते थे। अब इसमें इंटरमीडियरी कौन है, इंटरमीडियरी इज द जमींदार, ऑलराइट। तो सबसे पहले क्या किया गया कि इंटरमीडियरीज को करो अबॉलिश, इनको हटाओ बीच में से, डायरेक्ट रिलेशन करो गवर्नमेंट और फार्मर्स का। अगर फार्मर्स को कुछ सेल करना है दे कैन लाइक डायरेक्टली कम हियर, और इन्हें कुछ खरीदना है वो लोग भी डायरेक्ट जाए। ये जो इंटरमीडियरी का कंसेप्ट है इसको हटाना है, ठीक है, क्योंकि बीच में ये जमींदार जो है ना ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, और ऑब्वियसली अब हमें जो है ये पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी आर इंडिपेंडेंट नेशन, तो हमें इनके ये जो बहुत ही लाइक बुरा सा जो पॉलिसी था इसको हमें अप्लाई करना ही नहीं है। तो इसके लिए ये चीज की गई कि इन्हें बीच में से हटा दो, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टीलर्स द ओनर ऑफ द लैंड। टीलर्स आर व्हाट, जो टीनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे जो कि उस लैंड पर काम करते थे। अब कई बार क्या होता था, मतलब क्या पर्टिकुलर पॉलिसी थी कि जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपना पर्टिकुलर जो लैंड है वो ऐसे स्मॉल लैंडलॉर्ड्स या जो वी कैन से जो लैंडलेस फार्मर्स था उनको क्या कर देते थे, नॉट लैंडलॉर्ड सॉरी, स्मॉल लैंडलॉर्ड नहीं, एक जो बिग लैंडलॉर्ड है वो क्या कर रहा है, वो अपने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है स्मॉल फार्मर्स में या लैंडलेस फार्मर्स में, उन्हें दे दिया कि आप जो है इस पर क्या करो, कल्टीवेशन करो, ठीक है। अब वो लोग इस पर कल्टीवेशन करते थे एंड अल्टीमेटली वहां से उन्हें जो है कल्टीवेशन करने के लिए कुछ रेंट टाइप ऑफ पे करना पड़ता था टू दी लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर प्रोसेस में जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ही ज्यादा जो है हाई चार्जेस कलेक्ट करते थे फ्रॉम दी टेनेंट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या पर्टिकुलर अप्रोच रहा कि जो एक्चुअली में फार्मिंग कर रहा है ना उसी को लैंड दो, ठीक है, जो टीनेंट्स है उसी को जो है ओनर बना दो लैंड का, ताकि उसे जो है ना ये एक्स्ट्रा जो ये फालतू का जो रेंट पे कर रहे हैं, जो चार्जेस पे कर रहे हैं, वो अगर नहीं किए जाएंगे तो वो मनी आगे यूज में आ सकता है, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग कि इंटरमीडियरीज को क्या किया जाए, अबॉलिश किया जाए। The idea behind this step was that ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvements, provided sufficient capital was made available to them। इसके पीछे का आइडिया क्या था, यही था कि जो ओनरशिप है
उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो एक्चुअल टीलर्स है, दैट मीन्स जो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर लैंड पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उन्हें जो है इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस मिलेगा, ठीक है। और उनके पास में लाइक वो एक पर्टिकुलर सेंस रहेगा कि हाँ अब वो जो है अपने इस एग्रीकल्चर सेक्टर में या अपनी इस फार्मिंग को जो है वो अच्छा कर सके। लेकिन इसके साथ में एक चीज जरूर जो है वो याद रखना है कि प्रॉपर जो है सफिशिएंट कैपिटल भी प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है। दैट मीन्स कि कैपिटल की कमी नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, अब कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास में भी पैसा नहीं है, ठीक है, कि वो जो है न्यू मशीनरीज या न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड खरीद सके। तो यहाँ पर जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट अब किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ताकि जो है ये सारी चीजें चल सके, ठीक है। Then the abolition of intermediaries brought 200 lakh tenants into direct contact with the government. अब डायरेक्ट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट से कांटेक्ट हो रहा है, तो बीच में जो पैसे खाने वाली चीज हो सकती थी अब वो गायब हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो डायरेक्ट कनेक्शन है दैट विल बी बिल्ड बिटवीन अ टेनेंट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। The ownership right granted to tenants gave them the incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture, ठीक है। ये जो ओनरशिप राइट है जो कि टेनेंट को दिया गया, इससे क्या हुआ, इससे जो है जो ग्रोथ है वो बढ़ी, ठीक है, जो आउटपुट है वो बढ़ा है, एंड जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिले थे, ठीक है। क्योंकि मेजरली जो इंटरमीडियरीज एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये स्मॉल स्मॉल टेनेंट्स को, वो इंटरमीडियरीज को ही उड़ा दिया गया, तो एक्सप्लॉइटेशन कम हुआ, बर्डन कम हुआ, तो धीरे धीरे जो है ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। Then however the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries because of the following reason, ठीक है। बिल्कुल प्लान्स पॉलिसी सब बनाया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनती है, बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल सक्सेस हमें कब दिखेगा, जब वो इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉपर हो जाए, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अब जो ये गोल था ऑफ इक्विटी वो इतना अचीव नहीं हो पाया जितना सोचा गया था। क्यों, क्योंकि दिस इज इंडिया, और क्या हो सकता है या क्या होता है इंडिया में उस चीज को हम लोग समझते हैं। So in some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. ठीक है, जो फॉर्मर जमींदार्स थे, जो बिग बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया कि अपना लैंड अपने पास ही रखा, टीनेंट्स को नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ, इक्विटी तो और ज्यादा क्या हो गया है, इनइक्वालिटी उसमें हमें देखने को मिल रही है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो जब आज के टाइम में दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, तो तब तो नया नया हमें इंडिपेंडेंस मिला था, नई नई जो है पॉलिसीज बनी थी, नया नया सिस्टम था, तो उस टाइम पर तो लेजिस्लेशन को उतना ज्यादा इफेक्टिव बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, जितना आज है। तो आज जब वी नो कि ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल होती है, वी नो कि 2 नंबर के काम चलते हैं, राइट, तो उस टाइम पर तो चलेंगे। ऑलराइट, तो बस वही चीज, तो जो जमींदार थे, कई जगहों पर ये देखने को मिला कि जो जमींदार थे, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने जो अपना लैंड था वो टीनेंट्स को नहीं दिया, ठीक है, वो खुद ही के पास था। ऑलराइट, तो इसकी वजह से वो तो और वेल्दियर बनते गए और जो टीनेंट्स है वो और पुअर बन गए। अब उनके पास में जो है, जो पहले वो लोग प्रोडक्शन कर पा रहे थे, अब वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। In some cases, tenants were evicted and जमींदार्स claimed to be the self cultivators. Again वही चीज, जमींदार ने क्लेम कर दिया कि हम ही कल्टीवेट करते थे यहाँ का लैंड, कोई टीनेंट नहीं करता था। और वो टीनेंट्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वी नो कि अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिला है, तो उसके पहले उन्होंने वो सारी कंडीशन देखी है, डर का माहौल देखा है, तो अभी भी उनके ऊपर जो है वो डर का माहौल था, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे कोई पावरफुल पर्सन होगा तो उसके सामने जो है दूसरे डरने लगते हैं कि नहीं भैया रहने दो, जो बोल रहे हैं सही है। तो सेम वे में इन्होंने सोचा कि मतलब जो स्मॉल टीनेंट्स थे उन्होंने अपनी जो है वॉइस रेज नहीं की, अल्टीमेटली जमींदार जो है उन्होंने फिर से इन स्मॉल टीनेंट्स को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, ठीक है। अब जिसको लैंड मिल गया ना, उसमें भी जो पुअरेस्ट थे आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स में, उन्हें कोई भी जो है पर्टिकुलर एडवांटेज या बेनिफिट नहीं मिला इन लैंड रिफॉर्म से। क्यों नहीं मिला, देखो बहुत सिंपल सी चीज है,
दे आर पुअरेस्ट, उनके पास में पैसा नहीं है, अभी सीड्स भी खरीदने पड़ेंगे, अभी फर्टिलाइजर्स भी खरीदने पड़ेंगे, अभी सब कुछ करना पड़ेगा, तो उनके पास में पैसा नहीं है कि वो ये सब कुछ करे, तो अल्टीमेटली उन्हें जो है इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लैंड है भी तो भी जो है उतना वो लोग प्रोडक्शन एंड ऑल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसके वजह से जो है ये पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिली। तो ऑल्दो द पॉलिसीज वर गुड, द प्लान्स वर गुड, बट स्टिल उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। सेकेंड चीज जो लैंड रिफॉर्म्स में आती है दैट इज लैंड सीलिंग। अब देखो सीलिंग को कैसे याद रखना है, हमारा घर है, हमारा रूम है, ठीक है, अब एक रूम में आप बैठे हो, जो ऊपर वाली हमारी वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सीलिंग, ठीक है। ये जो सीलिंग होती है ये आपके रूम की मैक्सिमम लिमिट बता रही है, ठीक है, कि जो मैक्सिमम हाइट है आपके रूम की दैट इज दैट पर्टिकुलर थिंग। जो सीलिंग है जैसे कि लैंड सीलिंग है, तो लैंड सीलिंग क्या बता रहा है, जो मैक्सिमम लैंड कोई भी पर्सन ओन कर सकता है दैट इज बेसिकली लैंड सीलिंग। तो अब जो है जो एक और रिफॉर्म गवर्नमेंट लेकर आई अंडर लैंड रिफॉर्म्स दैट वाज लैंड सीलिंग का कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज लैंड सीलिंग बेसिकली, तो गवर्नमेंट ने बोला एक पर्टिकुलर जो है लैंड एरिया डिस्क्राइब कर दिया कि इससे ज्यादा जो लैंड है कोई भी इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, तो जो लैंड गवर्नमेंट को मिलेगा उसका क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है जो जिनके पास में एक्सेस लैंड है उससे लैंड लेकर, जिनके पास में लैंड नहीं है या डेफिशिएंट लैंड है उन्हें जो है वो लैंड दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लान वॉज कि फिर से क्या होगा, यहाँ पर इक्विटी मेंटेन होगी कि सबके पास में जो है बराबर लैंड एरियाज है, लेकिन क्या ये हुआ होगा, नहीं हुआ, ठीक है, जितना सोचा था उतना नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसके रीजंस भी हम लोग देखेंगे। So land ceiling refers to fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands. Land ceiling helped to promote equity in the agricultural sector. However, big landlords delayed its implementation. जो big landlords हैं उन्होंने इसके implementation को डिले करवाया। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि जिसके पास में ज्यादा लैंड है वो क्यों अपने लैंड को जाने देगा, ठीक है, ये उस पर्सन का वो रहेगा कि यार अगर हमारे पास में लैंड, हमारे पास से लैंड चला गया तो हम तो फिर पुअर बन जाएंगे, हम तो फिर सबके बराबर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली नो वन विल बी लाइक वांटिंग कि हाँ हाँ दे दो सोशल वेलफेयर कर दो। इतना जो है ना सेल्फलेसली बहुत ही कम लोग काम करते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन को डिले करवाया, ठीक है। दिस डिलेड टाइम वाज यूज्ड बाय देम टू गेट द लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, देयरबाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन, ठीक है। इफ अगर आप लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या फिर अगर आपके पहचान में कोई भी फार्मिंग बैकग्राउंड वाला हो या कोई फार्मर हो, डू आस्क देम कि उनके पास में जो है कितना लैंड है, ठीक है, और ये पूछना कि उनके खुद के नाम पर कितना लैंड है। अगर आप आज एक सर्वे पर निकल जाओ ना, वैसे तो पता नहीं आपको सच बताएंगे या नहीं बताएंगे जो फार्मर्स हैं वो, लेकिन अगर हम इस सर्वे पर निकल जाएं तो बिल्कुल आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो एक कोई फार्मर है जो कि कल्टीवेट कर रहा है 60 एकर्स ऑफ लैंड को, ठीक है, कल्टीवेशन उसका 60 एकर्स ऑफ लैंड से है, वो क्लेम अगर लाइक नॉट इन पेपर अगर नॉर्मली बोले तो 60 एकर्स का जो है मालिक इज दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब पूरा 60 एकर्स एक पर्सन के नाम पर तो हो नहीं सकता है, ठीक है, देयर आर लिमिट्स, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 18 एकर्स, आप एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर 18 एकर्स का ही लैंड कर सकते हो। अब घर में कितने मेंबर हो गए, फॉर एन एग्जांपल मान लो 2 बच्चे हैं एंड 2 जो है आपके मदर फादर, ठीक है, एंड उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास में 60 एकर्स का लैंड है। अब बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है, अभी वो 18 अबव नहीं हुए हैं या अभी वो मेजर नहीं हुए हैं कि उनके नाम पर हम इतना लैंड कर सकें, तो अब इस लैंड का क्या किया जाए। अगर किसी के नाम पर नहीं किया, अगर सिर्फ ये खुद के नाम पर रहा तो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो सिंपलेस्ट थिंग, जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं जिन पर हमें भरोसा है कि ये हमारे लैंड को जो है हमारी लैंड पर आकर अपना जो है हक नहीं जमाएंगे, उन क्लोज रिलेटिव्स को पकड़ो और उनके नाम पर लैंड कर दो, ठीक है। अगर ऑन ए सीरियस नोट, अगर आप लोगों के पहचान में कोई भी फार्मिंग बैकग्राउंड का हो, जरूर उनसे पूछना कि ऐसा होता है या नहीं होता है। आज की डेट में भी ये चीज बिल्कुल है कि लैंड पर एक पर्टिकुलर फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, वो कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन दैट इज एक्चुअली में ओन्ड बाय समवन एल्स, ठीक है, पेपर में दैट इज एक्चुअली ओन्ड बाय समवन एल्स। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक सिंपल सी चीज हुई कि अगर कोई भी ऑफिशियल्स गए
कि सर आपके पास में इतना लैंड है, लैंड सीलिंग के अकॉर्डिंग आपकी ये पर्टिकुलर जो है लैंड एरिया हम लोग लेकर जा रहे हैं, तो जो फार्मर है वो बोलेगा भैया कहाँ, मेरे पास तो लिमिटेड ही उसमें है, ठीक है, मेरे पास में एक्स्ट्रा थोड़ी ना लैंड है। तो ऑब्वियस सी बात है वो जो पर्सन जो ऑफिशियल है वो लैंड लेकर जा भी नहीं सकते, ठीक है, वो इन द सेंस लैंड का जो लाइक पेपर एंड ऑल है वो शिफ्ट भी नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर वे से क्या किया गया, अपने लैंड को बचाया गया। जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो बिग ही रह गए और जो स्मॉल थे वो स्मॉल ही रह गए, उनके पास में जो ये लैंड एरिया नहीं गया, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर वाज द थिंग, ऑल राइट। सो कंक्लूजन्स क्या निकला लैंड रिफॉर्म्स का, क्या लैंड रिफॉर्म्स जो जैसे सोचे गए थे वैसे जो है उनका रिजल्ट मिला, बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। सो लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, ये बहुत ही मेजर चीज होती है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है। जहां पर गवर्नमेंट डील पोल करेगी वहां पर सब कुछ डील पोल हो जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा विजिलेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है, अगर वो बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रिक्टली काम कर रही है, तो फिर आप नहीं बच सकते हो, फिर आप इतनी भी जो है ना पागल नहीं बना सकते हो किसी भी पर्टिकुलर ऑफिशियल को या गवर्नमेंट को, ठीक है। सो केरला एंड वेस्ट बंगाल में जो है लैंड रिफॉर्म्स का हमें एक सही इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला, उसका जो है सही रिजल्ट देखने को मिला। रीजन बीइंग वहां की गवर्नमेंट अच्छी थी, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट थी। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग्स कंटिन्यूड। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के स्टेट्स थे वहां पर जो गवर्नमेंट थी वो इतने ज्यादा जो है कमिटमेंट या कमिटेड लेवल से जो है वर्क नहीं कर रही थी, तो अकॉर्डिंगली वहां पर ये जो इनइक्विटी थी वो मेंटेन्ड ही थी। ये जो पॉलिसीज थी उसका रिजल्ट हमें, उसका जो सही रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारा लैंड रिफॉर्म्स वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। अब जो सेकेंड चीज हुई थी दैट वाज व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, एक हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, मेनली अगर हम लोग बोले तो व्हीट की, स्पेशली व्हीट एंड समवॉट ऑफ राइस, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन लेवल जो है या जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस हो गई थी, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी जो है चेंजेस मेंटेन हुए, काफी चेंजेस आए थे, ठीक है, जो कि सही भी थे, कुछ रॉन्ग इम्प्लीकेशंस भी रहे उसके। तो कहां पर क्या चीजें सही और क्या चीजें गलत थी उसे हम लोग देखते हैं। सो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। The new agricultural strategy was adopted in India during the third plan, that is during 1960s, ठीक है, during something like 1960s, mid 1960s के बाद में जो है ये पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट हुई। तो अगर हम लोग प्लान्स की बात करें तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। The aim of this strategy was to raise agricultural production and productivity in selected regions of the country through the introduction of modern inputs like fertilizers, credit, marketing facilities, etc. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ चेंजेस, ठीक है, प्रॉपर जो है आपको चेंज कर रहे हो आप किसी सिस्टम को, तो अकॉर्डिंगली ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी इसका एम क्या था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस किया जाए, उसको जो है बढ़ाया जाए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरियाज में, एंड देन इवेंचुअली जो है उसका इवेंचुअली जो है उसको पूरी कंट्री में क्या किया जाएगा, फैलाया जाएगा। इनिशियली कुछ सिलेक्टेड एरियाज में एंड देन जो है पूरा जो है आपकी पूरी इंडिया में इस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। अब क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन मेक्सिको इन 1940s। ये इनबिल्ड जो है ना बिल्कुल जो है इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ये लेकर आया गया कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मैक्सिको में इन 1940s, और मैक्सिको में किसने इसको इंट्रोड्यूस या स्टार्ट किया था, तो दैट वाज नॉर्मन बोरलॉग। जो पिक्चर्स है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में इंडिया में कौन लेकर आया, आई गेस नाम आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लेना। अब द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कमेंस्ड इन 1966 लीडिंग टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। मेनली इंडिया के एग्रीकल्चरल जो स्टेट्स है वो पंजाब, हरियाणा यही आते हैं, वहां पर जो है आपको इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है, इसका जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला, दैट इज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज मनकोम्बू
सांबाशिवन स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है। सो ही वाज द पर्सन जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए हैं इंडिया में, नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। नाउ क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में? So India's agricultural vitally depends on the monsoon, and in case of shortage of monsoon, the farmers had to face a lot of trouble. Problems के साथ में solution आती है, ठीक है। तो these were some of the problems जिसका solution was green revolution, ठीक है। The productivity in agricultural sector was very low due to use of outdated technology and absence of required infrastructure. As a result of intensive and continued efforts of many agricultural scientists, this stagnation in agriculture was permanently broken by the Green Revolution. अब हमने चीजें देखी कि भैया हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वाइटली या वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग देखें तो किस पर डिपेंडेंट है? रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। अगर मॉनसून सही नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी पर उसका इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि अगर मॉनसून सही नहीं है तो भी जो है हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो अच्छी रहे, ठीक है। देन उसके बाद में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो रही क्योंकि जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड ऑल यूज हो रहे थे। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो है वो काम पर लगे कि यार क्या किया जा सकता है ताकि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इसमें हम लोग ग्रोथ देख सके, इसमें हम लोग जो है प्रॉपर प्रोडक्टिविटी देख सके। तो ये इनका जो भी लाइक रिसर्च था एंड जो भी चीजें थी उसका रिजल्ट इज व्हाट बेसिकली, उसका रिजल्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। So green revolution refers to the large increase in production of food grains due to use of high yielding variety seeds, that is HYV seeds, ठीक है। So green revolution का मतलब क्या है? Green revolution का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है उसमें लार्ज इंक्रीज होना, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसमें लार्ज इंक्रीज, किसकी वजह से? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स की वजह से, ठीक है। दैट इज ये एक स्पेशल काइंड ऑफ सीड्स थी जो कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगी आपको एज कंपेयर टू द प्रीवियस सीड्स जो कि पहले भी यूज होती थी, ठीक है। तो इसीलिए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, दैट इज ज्यादा जो है आपको इसमें यील्ड मिलेगा। So HYV seeds main reason for agricultural revolution. These seeds can be used in those places where there are adequate facilities for drainage and water supply. As compared to other ordinary seeds, these seeds need heavy dose of chemical fertilizers. अब देखो HYV seeds के लिए water तो ठीक है उन्हें चाहिए ही है, लेकिन इसके साथ साथ में उन्हें जो है fertilizers भी चाहिए, ठीक है। जो इसकी अच्छी चीज है ना वहीं से हम इसके ड्रॉबैक्स भी निकालेंगे। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो ऑर्डिनरी सीड से बहुत ज्यादा जो है हाई लेवल में चाहिए है, 4 to 10 टाइम्स मोर फर्टिलाइजर्स जो ऑर्डिनरी सीड्स में आप यूज कर रहे थे उससे 4 से 10 गुना जो है ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत है किसमें? HYV सीड्स में, to get the largest possible production. So to derive benefits from HYV seeds, Indian farmers need to have. अगर HYV सीड से जो है आपको क्या चाहिए है, जो इसका बेनिफिट है वो अगर लेना है तो इंडियन फार्मर्स के पास में क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज। अब इरिगेशन फैसिलिटीज हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहो, अब आपको इरिगेशन फैसिलिटीज सेटअप करनी पड़ेगी, बोरवेल्स एंड ऑल जो है वो हमें करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब जो है हमें एक थोड़ा सा जो है टेक्निकल चीजों में एंटर करने की जरूरत है जब हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तब। फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब हमें ज्यादा पेस्टिसाइड ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए तो हमारे पास में पैसा भी होना चाहिए कि हम इन्हें खरीद सके, ठीक है। तो जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी जरूरत है। तो यहाँ से आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेजर बेनिफिट है वो किसने उठाया? जो बिग लैंडलॉर्ड्स है, जिनके पास में पैसा था, ठीक है, उनको जो है मेनली इसका बेनिफिट मिला था। नाउ सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पर आते हैं। तो द इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 फेजेस, ठीक है। तो 2 फेजेस में जो है इसकी सक्सेस को हम लोग देखते हैं। पहला जो फेज है दैट इज मिड 60s से लेकर मिड 70s तक का। द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू मोर अफ्लुएंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ETC. Further, the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only, ठीक है। तो इसका मेजर सक्सेस जो है वो हमें wheat growing regions में देखने को मिला। दूसरी चीज पहले जो है इसका जो सक्सेस है या इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है that was in the states like पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है।
इन द सेकेंड फेज, अब इसका जो सेकेंड फेज था वो था मिड 70s से मिड 80s तक का फेज। द HYV टेक्नोलॉजी spread to a larger number of states and benefited more variety of crops। ठीक है, तो जो आपका मिड 70s to 80s वाला था, उस पर्टिकुलर फेज में ये कुछ स्टेट्स तक ना जो है सीमित रहकर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट या उसका जो इफेक्ट है वो क्या हुआ, वो एनलार्ज हुआ। ठीक है, वो स्प्रेड आउट हुआ। ऑल राइट, और जो है और भी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स में इसका बेनिफिट हमें देखने को मिला। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्या क्या जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स रहे हैं। फर्स्ट वन इज अटेनिंग मार्केट सरप्लस। हमारे पास में जो है पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाली चीज हम लोगों ने देखी, तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन कमर्शियलाइजेशन ऑफ जो है एग्रीकल्चर हुआ। ठीक है, उसमें जो है हमें क्या देखने को मिला कि हाँ चीजें जो है वो मार्केट में आ रही है, एंड इवन जो है मार्केटेबल सरप्लस देखने को मिल रहा है कि यस डिमांड से ज्यादा जो है अब फूड क्रॉप्स की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। पहले उल्टा चलता था, पहले क्या था, स्केर्सिटी देखने को मिलती थी, अब जो है थोड़ा सरप्लस में चीजें आई है। ठीक है, तो वी कैन से कि हाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हुई है, वो इंक्रीज हुई है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। Marketable surplus refers to that part of agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirements। ठीक है, तो subsistence से commercialization पर आ गए, अपना उनका जो भी लाइक रिक्वायरमेंट है वो तो हो गया, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बच रहा है वो क्या आ गया, मार्केट में आ गया। तो अकॉर्डिंगली मार्केट में फूड ग्रेन्स का क्या हुआ है, मार्केट में जो है फूड ग्रेन्स का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। Growth in agricultural output makes a difference to the economy only when large proportion of this increase is sold in the market। तो जो एग्रीकल्चर का अगर ग्रोथ हम बोल रहे हैं तो वो हम तभी मतलब उस पर्टिकुलर चीज में ही बोलेंगे, उसका जो वो है वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम बोल रहे हैं कि हाँ इसका जो है मार्केट में ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये आने लगे हैं। Fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो मेजरली व्हीट प्रोडक्शन या फिर जो है व्हीट के बाद में अगर हमें कुछ ध्यान आएगा तो दैट इज राइस प्रोडक्शन में जो है इसने हेल्प किया है। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लोगों का सब्सिस्टेंस भी हो पा रहा है और वो पर्टिकुलर जो फूड ग्रेन्स है वो मार्केट में भी आ रहे हैं, तो बफर स्टॉक जो है फूड ग्रेन्स का वो मेंटेन हो रहा है, और इसकी वजह से इन फ्यूचर में अगर कभी कुछ फेमाइन्स एंड ऑल आए तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर फूड ग्रेन को जो है बाद में यूज करने के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इसकी वजह से वी कैन से कि हम जो है सेल्फ रिलायंट बने इन आवर फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन। ठीक है, so the green revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage। ठीक है, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, अब उनकी भी कुछ इनकम हो रही है। ठीक है, अब वो भी सब्सिस्टेंस से जो है थोड़ा मार्केट सरप्लस में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या है, जो लो इनकम ग्रुप्स है उन्हें भी जो है इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो एज large proportion of food grains was sold by the farmers in the market, their prices declined relative to other items of consumption। The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices। ठीक है, also this particular thing कि जो लाइक नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से भी है उन्हें तो फूड्स को खरीदना पड़ रहा था ना, तो अब पहले क्या होता था, जब अगर आपकी सप्लाई कम रहेगी डिमांड ज्यादा रहेगा तो चीजों के प्राइसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ जाए तो चीजों के प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम हो रहे थे। तो ये जो है ये लो इनकम ग्रुप्स के लिए क्या बन रहा था, अफोर्डेबल बन रहा था और उनका जो है थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली बन रहा था, तो उनके लिए भी क्या हुआ है, उनके लिए भी जो है ये चीज बेनिफिट में हमें देखने को मिली है। What were the risks that were involved in the green revolution? अच्छी चीजें सारी देख ली, अब रिस्क क्या थी, दैट इज कहां पर जो है इसका हमें कुछ ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है। सो स्टार्टिंग विथ रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। HYV वेराइटी ऑफ सीड्स था, यहाँ पर उनकी क्वालिटी ही थी कि उसमें आपको ज्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए, अल्टीमेटली पेस्ट अटैक जो है वो भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब ज्यादा आपको पेस्टिसाइड्स भी यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक काइंड से क्या है, ये एक काइंड से जो है रिस्क वाज इन्वॉल्व विद दैट। So the HYV crops were more prone to attacked by pest, so there was a risk that small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack।
However, this risk was considerably reduced by the services rendered by research institutions established by the government. ठीक है, अब इन्होंने रिसर्च करके क्या किया होगा, इन्होंने रिसर्च करके पेस्टिसाइड्स बना दिए होंगे। अब देखो इससे रिस्क और कैसे, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को आप अगर यहां से ले जाओ तो आप बोलोगे मैम रिस्क तो खत्म हो गया, लेकिन देखो रिस्क भले ही खत्म हो गया हो या रिस्क कम हो गया हो, लेकिन अल्टीमेटली जो लाइक खर्चा है वो तो बढ़ेगा ना। जो स्मॉल फार्मर्स हैं अब उनके लिए एक्सपेंस और भी होगा कि अब उन्हें पेस्टिसाइड्स भी खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां से जो है हमें क्या दिख रहा है कि एक काइंड से ड्रॉबैक हम इसका बोल सकते हैं। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज, कैसे, देखो जो स्मॉल फार्मर्स है, जो ज्यादा स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास में अभी इतना पैसा नहीं है कि वो जो है आपके HYV सीड्स पर जो है शिफ्ट हो सके, तो वो लोग नहीं होंगे शिफ्ट, वो ऑर्डिनरी सीड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो बिग बिग फार्मर्स है वो HYV पर शिफ्ट हो गए, तो इनकी बिग फार्मर्स की इनकम और इंक्रीज होती जा रही है और स्मॉल फार्मर्स की इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं, वो और जो है लाइक ये जो इनइक्वालिटी है दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है दैट कैन आल्सो राइज। सो ग्रीन रेवोल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स since only the big farmers could afford the required inputs. Due to favorable steps taken by the government, these fears did not come true. The government provided loans at low interest rate to small farmers so that they could also have access to the needed inputs. The green revolution benefited the small as well as rich farmer. तो this was the risk, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा अच्छे से वर्क किया और इस रिस्क को जो है रियलिटी नहीं बनने दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड कर दिए। अब लोन्स इसलिए प्रोवाइड किए गए ताकि वो जो है अपना ये जो प्रोडक्शन है उसको शिफ्ट कर सके। तो अल्टीमेटली इन्होंने भी अपना प्रोडक्शन शिफ्ट किया और ये भी जो है प्रॉपर प्रोडक्शन एंड ऑल कर रहे थे। ठीक है, देन डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, इसका एक और पॉइंट, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो एक और कंसेप्ट हमें देखना है, दैट इज सब्सिडीज से रिलेटेड क्या डिबेट जो है वो चलता है इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, जो आपके वेरियस पॉलिसीज प्लान्स थे वो कंप्लीट हो गए, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, आई गेस आप लोगों को भी क्लियर है। नाउ सब्सिडीज बेसिकली क्या है, सब्सिडीज आर बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है वो कम रेट पर कुछ चीजें प्रोवाइड कर रही है टू दी फार्मर्स। ठीक है, और गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है दैट फार्मर्स आर नॉट वेल्दी इनफ या दे आर नॉट टू गुड डूइंग कि वो जो है इन चीजों को खरीद सके, तो कम प्राइसेस पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो अच्छा हुआ ना। इसमें डिबेट किस चीज की है, देखते हैं किस चीज का डिबेट है। सो सब्सिडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मींस दैट द फार्मर्स गेट इनपुट्स एट प्राइसेस लोअर देन दी मार्केट प्राइस। ठीक है, जो फार्मर्स है उनको इनपुट्स मिल रहे हैं मार्केट प्राइस से कम रेट्स पर। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वाज लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय द फार्मर्स। और क्यों, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, पता चले हमारे पास में पैसा नहीं है, हम जैसे तैसे पैसा लगाएं और ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है उतनी इफेक्टफुल ना रहे, तो ये रिस्की दिख रहा था फार्मर्स को। ठीक है, और जब पैसा नहीं होता है ना तो ज्यादा चीजों को हम लोग सोचते हैं, तो अल्टीमेटली दे वर नॉट विलिंग टू लाइक गो फॉर द परचेजिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज। तो अब गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट ही है जो इन्हें पुश कर सकती है, गवर्नमेंट ने थोड़े प्राइसेस कम करवा दिए। ठीक है, so it was necessary for the government to grant subsidies to provide an incentive for adoption of new HYV technology. However, with the passage of time, there has been debate over the huge amount of subsidies granted by the government. ठीक है, तो तब तो ठीक है, हो गया जो हो गया, उसके बाद में with the passage of time जो सब्सिडीज है उन पर डिबेट चलती रहती है कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ जो मनी है वो सब्सिडीज के उसमें चला जाता है। नाउ देयर आर लाइक पीपल हु आर इन फेवर ऑफ दिस, देयर आर पीपल हु आर अगेंस्ट दिस। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स अगर आप लोगों से पूछे जाएं तो आपको क्वेश्चन में लिखना रहेगा आंसर में। ठीक है, सो बेसिकली उनके आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं उन इकोनॉमिस्ट के जो कि फेवर में थे ऑफ दी सब्सिडीज, दैट ये सब्सिडीज इज अ गुड थिंग। ठीक है, सो फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। अगर फार्मिंग रिस्की बिजनेस है तो ऑब्वियसली वहां पर इन्वेस्ट करने से पहले जो फार्मर है वो सोचेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, तो फार्मर जो है वो अपने फार्मिंग पैटर्न को शिफ्ट करने का सोच सकता है कि चलो ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, majority of farmers are very poor
एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज। ठीक है, तो मेजॉरिटी फार्मर क्या है, बहुत ही पुअर है हमारी कंट्री में, और अगर सब्सिडीज नहीं दी गई तो ये लोग जो है ये रिक्वायर्ड इनपुट्स को ना खरीद पाए, ये जो है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को हो सकता है ना खरीद पाए, अल्टीमेटली फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, फिर तो कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होना है। तो इसके लिए सब्सिडीज क्या है, जरूरी है। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी एंड विल वायलेट द अल्टीमेट गोल ऑफ इक्विटी। इन ब्रीफ, नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंश्योर that only the poor farmers enjoy the benefits of subsidies and not the fertilizer industry and big farmers। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज बोली गई कि अगर मान लो सब्सिडीज को आप हटा दोगे तो जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है दैट विल इंक्रीज मोर। जो बिग फार्मर्स है वो बिग होते जाएंगे, जो स्मॉल फार्मर्स है उनका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इसके लिए सब्सिडीज तो प्रोवाइड करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ वी कैन टेक लाइक प्रॉपर मेजर्स कि जो सब्सिडीज का बेनिफिट है वो अल्टीमेटली फार्मर्स को ही मिले। ये नहीं कि बीच में जो है ना किसी को भी जो है उसका बेनिफिट मिल रहा है, या बीच में जो है कोई भी पर्सन किसी भी काइंड का जो है घपला कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज पर थोड़ा सा जो है ज्यादा अच्छे से अगर ध्यान रखा जाएगा तो जिस पर्टिकुलर मोटिव या जिस पर्टिकुलर एम से सब्सिडी दी जा रही है वो कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, देन इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट दी सब्सिडीज। अब अगेंस्ट दी सब्सिडीज वाले कौन थे, या सब्सिडीज के अगेंस्ट वाले क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है। सो सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स, दैट इज द टारगेट ग्रुप, as benefits of substantial amount of subsidy go to the fertilizer industry and prosperous farmers। तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है या जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं, जिनके पास में वेल टू डू जो फार्मर्स हैं वो लोग इसका बेनिफिट ज्यादा ले लेते हैं, और जो स्मॉल या जो लाइक पुअर फार्मर्स है उनको इसका बेनिफिट कम मिल रहा है। पहली चीज अवेयरनेस नहीं है, तो मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें चल रही है, और ये बीच में से कहीं से भी अपना जो है वो चीज लाइक ज्वाइन करके और बोल देते हैं कि हाँ सब कुछ सही है और सब्सिडीज का फायदा ये लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज कि टारगेटेड ग्रुप पर नहीं जा रहा है, जो पैसा है वो फालतू में वेस्ट हो रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर देयर इज नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडीज एज इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप and it is a huge burden on the government's finances। ये पर्टिकुलर चीज बोली गई by the economists who were against the subsidies। ठीक है, कि इसलिए जो है सब्सिडीज को हटाओ क्योंकि ये टारगेट ग्रुप को बेनिफिट कर नहीं रही है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन होता है इसका। ठीक है, नाउ क्रिटिकल अप्रेजल पर आते हैं ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 1950-1990 का। बेसिकली जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसको हमें क्रिटिकली जो है एनालाइज करना है कि क्या चीजें सही रही क्या चीजें गलत रही। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 से 1990 कैसा रहा है उस चीज को हम लोग देखते हैं। सो द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। As a result of Green Revolution, India became self-sufficient in food production and land reforms resulted in abolition of zamindari system। So these were the good things that happened। जो ग्रीन रेवोल्यूशन और जो लैंड रिफॉर्म्स है, ठीक है लैंड रिफॉर्म्स का कहीं कहीं पर असर नहीं हुआ है, लेकिन जहां पर हुआ है वहां पर तो हम बोल रहे हैं कि हम ये जमींदारी सिस्टम जो है वो अबॉलिश हो गया, तो दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये दीज वर दी थिंग्स जो कि अच्छी रही। ठीक है, now around 65% of the country's population continued to be employed in agriculture even till 1990। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये पर्टिकुलर जो है प्लान बनाया गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को कम करना है, लेकिन 1990 तक भी देखें तो 65% ऑफ जो पॉपुलेशन है, अराउंड 65% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। Agricultural output could have been grown with much less people working in the sector, but industrial and service sectors were unable to absorb the extra people involved in the agriculture। Disguised unemployment वाली चीज, ठीक है, ये जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है ये उतना भी मिल सकता था हमें, ये उतना ही जितना अभी मिल रहा है, वो कम लोग भी अगर उस पर काम करते ना तो भी हमें उतना मिल सकता था, लेकिन द थिंग इज कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर जो है वो हमारा इतना ग्रोथ नहीं कर रहा था, या उसमें इतनी ग्रोथ नहीं थी कि एक्सेस जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोग एम्प्लॉयड है उन्हें वहां पर जो है एब्जॉर्ब किया जा सके। सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर
was regarded as the important failure of policies followed during 1950 to 1990. इनमें जितनी भी पॉलिसीज फेल हुई है उसका एक मेजर रीजन जो है वो ये बताया जाता है कि जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि उस पर एम्प्लॉयड है वो उनकी वजह से जो है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ठीक है, सो इन शॉर्ट व्हील से 1950 से 1990 तक there were various changes, various policies which were made for the agriculture sector. उनका अच्छा इफेक्ट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं there were so many loopholes। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पर गवर्नमेंट को इस पर वर्क करना चाहिए था। ऑल राइट, अब ऑब्वियसली हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अब करो आप चेंजेस, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम की जो है बात हो चुकी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ देखना है कि क्या क्या चीजें हुई थी और क्या नहीं हुई थी। ऑल राइट, सो आई गेस एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो ह्यूमैनिटीज डोमेन है उसके लिए सीयूईटी का बैच लॉन्च हो चुका है, दैट इज द लक्ष्य बैच। ठीक है, किसका बैच है? सीयूईटी का बैच है। इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, डू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है एंड बहुत ही जो है अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। Also for class 11th we have Inception Humanities batch and for class 12th we have Victory Humanities batch। अगर आप लोगों ने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल इन दीज बैचेस एंड जो सीयूईटी का बैच है उसमें भी एनरोल कीजिए। सारी जो लिंक्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए यू नीड टू यूज कोड SAKSHIV SAKSHIV। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, आपके कौन से एजुकेटर कौन से वीडियो के साथ में कौन से टाइम पर जो है आप लोगों से मिलने वाले हैं। सो आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 टू 1990 कैसा था ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।